अपने बच्चों को अपनी टीचिंग में इंगेज करना चाहिए। अगर हम उन्हें इंगेज कर लेंगे, जो बच्चा, यानी आपने देखा जो बच्चा बोर हो रहा है, जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है, जिस तक आपकी आवाज नहीं जा रही, जिसे बोर्ड नजर नहीं आ रहा, जो आपकी बात को सुन नहीं पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, यानी वो आपकी टीचिंग में एक तरह से इंगेज नहीं है, तो आप वो बच्चा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। वो बच्चे फिर आपस में बात करेंगे। बाज़ दफा बहुत काबिल टीचर्स होते हैं, लेकिन हमारे जो नोवाइसेस हैं, जूनियर टीचर्स आते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से पढ़कर, वो बच्चे बच्चियां बाजपा ये समझते हैं कि हम हमारा जो नॉलेज है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो हम क्लास में उसको डिलीवर करेंगे। लेकिन क्लासरूम टीचिंग जो है, और खासतौर पर स्कूल की टीचिंग, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी की टीचिंग से बिल्कुल डिफरेंट। आप ये बात जहन में रखिए कि अगर आप बच्चों को इंगेज करने की एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते, यानी अगर आप क्लासरूम टीचिंग में बच्चों को इंगेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्द डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे। बाज़ बार बहुत काबिल टीचर होता है, लेकिन उसकी आवाज ही पीछे नहीं पहुंचती। बाज़ बार बहुत काबिल टीचर होता है, लेकिन वो क्वेश्चनिंग ही नहीं करता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मुख्तलिफ अंदाज से बच्चों को अपने लेसन में इंगेज करना चाहिए। अब जब इंगेज करना है, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिस्कशन करें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, बच्चों से ऐसी बातें करें, सवाल करें। और ये एजुकेशन में हम कहते हैं कि जो प्रायर लर्निंग है आपकी, और यानी जो आप पहले से बच्चा जानता है, उसको जरूर पूछना चाहिए लेसन को शुरू करने से पहले। इसी तरह से कोई एक ग्रुप एक्टिविटी आपके कमोबेश हर लेसन में होनी चाहिए। आपके चाहे दो दो बच्चे जो डेस्क पर बैठे हुए हैं, अच्छा ये जो चेयर्स पर साथ साथ बैठे हुए हैं, चार बच्चे इकट्ठे हो जाएं, जरा सोचें और मुझे इस बात का जवाब दें, जरा मिलें जल्दी से। तो आपको ग्रुप एक्टिविटी के लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए, जिसमें एक ही बच्चा ये ना हो कि महज वो आपको देखता जा रहा है और आपस में उसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा और वो कोई अपनी शेयरिंग नहीं कर रहा, तो वो बच्चा जो है फिर डिस्टर्ब होगा। इसी तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी कोई फिजिकल एक्टिविटी, कुछ कोई क्राफ्ट है, कोई बनानी है कुछ चीजें, या कोई मतलब उसमें ड्राइंग है, कोई भी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको इंगेज करनी चाहिए। इसी तरह से क्लासरूम की गेम्स हैं, ये बात पहले हो गई। ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये है कि बच्चे से हाँ या नहीं समझ आ गई या नहीं आ गई वगैरह वगैरह सिर्फ ये सवाल ना करें, बल्कि अच्छा आप सोचें, सोच कर बताएं कि फलां चीज क्या हो सकती है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इस डेफिनेशन को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, तो बेटा सोचो, इसको अपने वर्ड्स में जरा मुझे बताओ, जुबानी सुने बच्चों से। इसी तरह से कभी आप जो है ना, मतलब कहने का ये है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके लिए बच्चे को प्रॉपर थिंकिंग और फिर उसके बाद आंसर करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए। इसी तरह जो शाई स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल बोलते नहीं है, तो उनको आप सेंटेंस स्टार्टर्स दे सकते हैं। सेंटेंस स्टार्टर्स बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। यानी आप बजाय इसके कि बच्चे बच्चे आप कहेंगे अच्छा बताएं जी फलां चीज क्या होती है, या फलां फिनोमिना क्या है, या आपको क्या समझ आई है, तो बच्चा झिझक महसूस करता है, वो शाई स्टूडेंट है। तो आप उसे खुद बोलना शुरू करते हैं। यानी आप उसे कहते हैं कि बेटा फोटोसिंथेसिस ये होती है, जब पौधे ये करते हैं उनमें मतलब जो उनकी जो खुराक बनाने का जो अमल है वगैरह वगैरह, थोड़ा थोड़ा सा आप उसमें खुद बोलना शुरू कर दें। यानी आप बच्चे का पहला जो जुमला है, जो पहला सेंटेंस है, पहला वर्ड है, वो खुद उसे देते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि बच्चे को ऐसे ही है कि जैसे किसी छोटे बच्चे को जब वो चलना शुरू करता है, तो आप उसकी दोनों मतलब अपनी फिंगर्स उसको पकड़ा देते हैं, या वो उसकी फिंगर पकड़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा उसको चलाने की कोशिश करते हैं। फिर एक वक्त आता है कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली चलना पड़ता है। तो ये बोलना भी चूंकि एक स्किल है, लिहाजा इसको भी हमें, जैसे चलने की, वॉकिंग की स्किल है या साइकिलिंग की स्किल है, कोई भी स्किल हो, उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, एक आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवानी पड़ती है जिसमें आप बच्चे को इनकरेज करते जाते हैं। तो सेंटेंस स्टार्टर देने की कोशिश करें। अच्छा इसी तरह से कुछ और चीजें हम देखते हैं कि जो इंगेज करना है, इसकी अगर मैं कहूँ कि इसकी जो बेस है वो क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि मतलब टीचर सिर्फ सवाल कर रहे नहीं। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि दिस नो एंगेजमेंट विदाउट मास्टरी। अगर आपकी खुदा न खास्ता अपने लेसन पर, अपने टॉपिक पर ग्रिप नहीं, तो बच्चों को ये बात बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। बच्चे ये समझते हैं कि हाँ टीचर को ये चीज नहीं आती, लिहाजा वो इधर उधर की चंद बातें आपसे करेंगे, आप डिट्रैक हो जाएंगे और बड़ी तेजी से जो है ना वो आपका सारा क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने लेसन को इतना अच्छा तैयार करें कि हम उसे बेहतरीन अंदाज में डिलीवर कर सकें।
अगर बच्चे को खास तौर पर जैसे आप देखें कि 6, 7, 8 है, 9, 10 है, यानी बड़े जो बच्चे हैं ये तो फौरन जज कर लेते हैं कि टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो तो बड़े बच्चे तो खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर की बात को वो क्यों सुने? वो तब सुनेंगे कि जब टीचर के पास जो नॉलेज है वो किताब से ज्यादा होगा, जब टीचर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, जब टीचर उसको अच्छा एक्सप्लेन कर रहा होगा। ये जो एक्सप्लेन करने की साइंस है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी ये जो टेक्निक है एक्सप्लेन करना, ये हमारे क्लासरूम से गायब हो गया। अब टीचर जो एक्सप्लेन नहीं करता, हालांकि टीचिंग तो ज्यादा एक्सप्लेन करने का नाम, और उस एक्सप्लेन करने में आपको जिस चीज की मदद लेनी चाहिए वो क्या है, रियल लाइफ कनेक्शंस होने चाहिए। आप ऐसी एग्जांपल्स दें उनको कि जिनसे वो बात समझ सके। आप ऐसी एग्जांपल्स दें, मिसाल के तौर पर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में आप परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जो परसेंटेजेस और डिस्काउंट्स के बगैर होता है। तो जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो हमें लाजमी तौर पर क्या करना चाहिए, हमें एग्जाम्पल देनी चाहिए कि बेटा परसेंटेज की मतलब पूरा उसकी साइंस क्या है, उस बिजनेस में कैसे होती है। जब आप होलसेल पर एक चीज लेते हैं, उसके बाद रिटेल होती है, रिटेल के बाद कस्टमर लेता है, मुख्तलिफ जगहों पर डिस्काउंट्स होते हैं, परसेंट डिस्काउंट होते हैं, कहीं आपने अखबारों में पढ़ा हो, टीवी पर देखा हो, फलां चीज पर सेल लग गई, इतने परसेंट डिस्काउंट है। ये परसेंट क्या है, परसेंटेज परसेंट डिस्काउंट क्या होता है, तो आप रियल लाइफ की एग्जाम्पल लेकर आए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, और उसके बाद आप जब बच्चों को बात कर रहे हैं तो आप उसमें रियल लाइफ की एग्जाम्पल्स दें, और उसमें साथ साथ बच्चों की शेयरिंग करवाएं, बच्चों से एग्जाम्पल लें। हर बच्चा पैसे खर्च करता है, हर बच्चा जो है वो चीजें खरीदता है वगैरह वगैरह। तो मार्केट में बाजुका बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे शॉप्स पर बैठते हैं, कुछ बच्चों के वालिदैन जो मुख्तलिफ बिजनेस करते हैं। तो आप देखें कि आपको इतनी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि जो आप क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, इवन छोटे बच्चों को। ठीक है, तो आप उसमें मिसाल के तौर पर मैं अभी चंद दिन पहले क्लास में गया तो ओवल शेप बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा अभी ओवल आपने कहीं देखा है? ये जो अंडे की शेप है, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आप ये कह सकते हैं, जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं। या इसी तरह मैंने कहा अभी क्लासरूम में आप सर्कल तलाश करें, कहाँ कहाँ सर्कल है। तो फैन का दरमियान का हिस्सा सर्कल है, जो बच्चों के टेबल्स थे वो राउंड है। तो कहने का मतलब ये कि आप लिंक करें अपनी टीचिंग को रियल लाइफ से, या बच्चों की अंडरस्टैंडिंग से, या बच्चों के लेवल से। तो आप ये महसूस करेंगे कि बच्चे ज्यादा इंगेज हैं और वो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी तरह प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दिखाएं, यानी किसी चीज की इंपॉर्टेंस बच्चों को बताएं कि इसका क्या फायदा क्या है, और बच्चों को जो उनके लिहाज से फायदा नजर आएगा तो वो बच्चे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे। इसी तरह से कुछ वक्त ऐसा दीजिए जिसमें आप पढ़ा ना रहे हो, बल्कि आप बच्चों को इनकरेज करें कि बेटा चले अब आप क्वेश्चन करें, अब आप इसकी एग्जांपल खुद मुझे दें। आप सोचें कि अच्छा ये चीज कहाँ अप्लाई होती है, ठीक है, क्या 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 इसमें हो सकती है, फिर क्वेश्चंस कीजिए। और ओपन एंडेड क्वेश्चन जब भी आप करेंगे तो उससे क्या होगा, एक डिस्कशन इनिशिएट होगी। इसी तरह से कोशिश ये करना चाहिए साइंस में, मैथ में, सोशल स्टडीज में, जहां कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा डीप आप किसी कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं बच्चों की एज के लिहाज से, उनके ग्रेड के लिहाज से, तो आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में ज्यादा वक्त लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि किताब का टेक्स्ट यूज करते हैं और किताब के टेक्स्ट से क्वेश्चन आंसर क्रिएट करते हैं और बस बच्चों को दे देते हैं। ये तरीका पढ़ाने का ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो बच्चों की इंगेजमेंट लो होगी, और अगर बच्चे कम इंगेज होंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि बच्चे जो है वो आपकी क्लासरूम में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। यानी इंगेजमेंट एक प्रिंसिपल है क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन करने का। मैं यहां ये भी बताऊं कि डिसिप्लिन का कतई ये मतलब नहीं होता कि बच्चे खामोश बैठे हुए। जो साइकोलॉजी में जिस चीज को हम डिसिप्लिन कहते हैं, यानी मेरे लिहाज से अगर बच्चे डिसिप्लिन होंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि बच्चों के बिहेवियर्स मेरी चॉइस के मुताबिक हो जाए, यानी जब मैं जो चाहता हूं बच्चे वो काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब मुंह पर उंगली रख कर बैठना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब हेड डाउन करना नहीं है। ये बहुत गलत चीजें हैं जो हमारे मतलब बाज़ टीचर्स के अंदर आ जाती हैं, ये टीचिंग नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डिसिप्लिन क्या है, कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपस में बात करें, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हाथ ऊंचा करें, बच्चे जोर से बोलें, बच्चों को बात पर ड्रिल आप कर, अगर जो आप चाहते हैं वो हो रहा है क्लासरूम में, तो इसका मतलब है कि आपकी क्लासरूम में मैनेजमेंट भी है और आपकी क्लासरूम में डिसिप्लिन भी है। तो डिसिप्लिन क्या है कि जब आपके सामने वाला शख्स आपकी चॉइस के मुताबिक एक्शन करने लगे तो वो आपके लिहाज से डिसिप्लिन है। बात देखने वाला हो सकता है ये समझे कि ये डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन अगर आप ये बताएं कि जी मैंने जो जो एक्टिविटी मैं चाहता हूं या चाहती हूँ वही एक्टिविटी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपने क्लासरूम में डिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है।
तो डिसिप्लिन का कतई ये मतलब नहीं है कि जो क्लासरूम में बिल्कुल बच्चे बुझे हुए बैठे हों और खामोश बैठे हों, इस तरह से तो आप डिलीवरी नहीं कर सकते। इस तरह से जो बच्चे पैसिव हो जाते हैं और जबरदस्ती से खौफ के माहौल में बच्चे बैठे होते हैं, इसे क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन नहीं कहते। डिसिप्लिन ये है कि जो आप करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास ग्रिप होनी चाहिए, रियल लाइफ कनेक्शंस होने चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए। ये सारी बातें जो मैंने यहाँ लिखी हैं, इन बातों को हमें देखना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जिसमें हमारे पास वैरायटी नहीं होती, यानी हमें कोशिश ये करनी चाहिए, खास तौर पर जो आपकी प्राइमरी या जूनियर क्लासेस हैं, इनमें तो कम लेक्चर मेथड होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप खड़े हो गए और आप बोलना शुरू कर दें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ चीजों को, अगर आप टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, आपकी क्लासरूम में कोई एलसीडी लगी हुई है, आपकी क्लास में कोई इंटरनेट की एक्सेस है, तो अगर नहीं है तो कोशिश करें। अगर आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज करें। इसी तरह से कोई और टीचिंग एड है आपके पास, आपने चार्ट्स ले आए, पोस्टर्स ले आए, कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जो टीचिंग है उसमें वैरायटी पैदा करें। और ये जो बात मैंने शुरू में की थी कि कंसंट्रेशन स्पैन कम होता है, एक ही तरह की बात को सुनने का हौसला कम होता है, एक ही तरह की बात में इंगेज होना मुश्किल होता है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप बच्चों को इस तरह से मुख्तलिफ काम करें, प्रोजेक्ट्स उनके लिए डिजाइन करें। अच्छा, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कहीं कुछ थोड़ा सा स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए। मैथ में, साइंस में कोई जोक्स कभी कभी हो सकता है, कोई इसी तरह से पोइट्री हो सकती है, कोर्स हो सकते हैं। ये सारी वो चीजें, खासतौर पर अच्छी कोटेशंस में अच्छी पोइट्री जो है बच्चों को सिखानी चाहिए साथ साथ। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि अगर जी आप साइंस पढ़ा रहे तो आपको शेर नहीं सुना सकते, अच्छे अशार आप सुना सकते हैं, बट थोड़ा सा रेलेवेंस उसकी जरूर देखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे फिर उससे, बजाय इसके कि बच्चे खुश हों और इंगेज हों, बच्चे उससे डिट्रैक्ट हो जाएं। ये नहीं हमें करना चाहिए। कोशिश ये करें कि अच्छी चीजें आप ढूंढें, तलाश करें, और तलाश करके आज की अच्छी बात, आज का ये मतलब कोई भी आप उसमें स्टाइल इख्तियार कर सकते हैं, तो अपने लेसन को एंगेज करने की कोशिश करें। इसी तरह से एक कोशिश ये करें कि बच्चों को ऐसी लर्निंग करवाएं कि जिससे बच्चे उसमें ऑनरशिप महसूस करें कि अच्छा हम कुछ करें। क्योंकि जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है, वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग बुनियादी तौर पर क्या है कि जिसमें बच्चे खुद कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अपनी जो बाज़ दफ़ा बच्चे बात करते हैं तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी थॉट्स को और उनके आइडियाज़ को हम उसमें वैल्यू करें। इसी तरह से उन्हें उनकी अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी दें, यानी वो खुद सीख रहे हैं, उन्हें अंदाजा हो कि अच्छा मैं खुद सीख रहा हूँ। बच्चों को खुद भी हमें एक एक्टिव लिसनर बनना चाहिए और बच्चों को भी एक्टिव लिसनिंग सिखानी चाहिए। अभी एक्टिव लिसनिंग पूरी एक टर्म है, ये इससे आप ये मुराद दे लें कि हमारी पूरी बॉडी मुतवज्जो हो। खुद आप कोशिश करें कि जब बच्चा बात कर रहा है तो आप उसकी तरफ झुक जाएं, अपना कान उसकी तरफ करें, या आप मतलब उससे ये शो करें कि आप अपनी पूरी तवज्जो से उसकी बात को सुन रहे हैं। और इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके फिर आप बच्चों से भी एक्सपेक्ट करें कि जब मैं बेटा बात कर रहा हूँ या किसी इंडिविजुअल से बात कर रहा हूँ तो उसे क्या करना चाहिए, उसे एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। इसी तरह से कोशिश ये कीजिए कि ट्राई फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले कोशिश करें कि बच्चों की बात को आप समझें भी, और फिर उसके बाद आप अपनी बात बच्चों को समझा रहे हैं।